आज हम अ, दो वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि दोनों ही इसराइल से हैं। लेकिन इनकी खसूसियत ये है कि ये लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लेज़र बेस्ड हैं। इसमें पहले का नाम लाइट ब्लेड और दूसरे का नाम आयरन बीम है। आयरन बीम ज़्यादा फेमस है, लेकिन आयरन बीम जो है वो अभी भी टेस्टिंग में है, या अगर यूज़ भी हुआ है तो उसका अभी तक कोई ऑफिशियली उसका यूज जो है जंग में वो अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया इसराइल ने। तो सबसे पहले हम लाइट ब्लेड के बारे में, बल्कि लाइट ब्लेड से भी पहले हम ये बात करते हैं कि लेजर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों है। जो नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह इसराइल का जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो आयरन आयरन डोम है, जिसमें मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। तो अभी गजा की जंग में भी आपने देखा होगा कि उनको अ, एक तो ये कि मल्टीपल टारगेट कैपेबिलिटी, एक वक्त में एक से ज्यादा टारगेट्स पे फायर करना। दूसरा ये कि उनको रिफिल, मिसाइलों को रीलोड रिफिल भी करना होता है। और बेसिकली जो फलस्तीनियन मज़ाहमती हमास हैं, उन्होंने इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए अ, बड़ी तादाद में छोटे छोटे रॉकेट्स, ताकि वो उस सिस्टम की उस कैपेबिलिटी, ये वीकनेस आप कह लें कि एक वक्त में वो कितनों को टारगेट कर सकता है, उससे फायदा उठाएं। प्लस ये कि जाहिर है रीलोड करना भी एक लंबा अमल, कई घंटों का अमल होता है उन मिसाइल लॉन्चरों को। तो लेजर सिस्टम की तरफ जाने की रीजन एक तो ये है कि ये मल्टीपल टारगेट्स को तेजी से, क्योंकि लाइट की बीम है, लेजर लाइट है, तेजी से आप मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि पर शॉट प्राइस जिसे कहते हैं, यानी कि कहा यह जाता है कि आयरन डोम में एक मिसाइल या एक दफा एक रॉकेट को गिराने के लिए उनके $50,000 का खर्चा होता है, जबकि उसकी निस्बत अगर लेजर में कहें तो चंद डॉलर का, कई जगह $3 है, $5 है। बस मेरे ख्याल से उन्होंने इसकी R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इसमें नहीं डाली। लेकिन ये है कि फिर भी बहुत सस्ता है। आप चाहे इससे थोड़ा बढ़ा भी लें इसको, तो एक इसका सस्ता होना और एक इसका रीलोड होने वाले मसले से इसका, तो ये दुनिया का पहला, आप कह सकते हैं कि लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल हुआ है। बाकी तकरीबन हर मुल्क में इसकी एक्सपेरिमेंटेशन जारी है। अमेरिकन्स भी बहुत इस पे काम कर रहे हैं। इवन इंडिया का एक मुझे पायलट प्रोजेक्ट याद है जो 50 किलोवाट लेजर का था। लेकिन उनमें मसाइल ये हैं, कम पावर में मसाइल ये होते हैं कि आपको टारगेट पे रखना पड़ता है उसको, लेजर को काफी देर, बाज़ औक़ात मिनट्स में, अगर कम पावर की हो तो सेकंड्स के लिए भी रखना। लेकिन जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाते हैं, जिस तरह आगे हम जाके इन सिस्टम्स की बात करेंगे, तो वो टाइम कम होता जाता है। और इस तरह इसमें चैलेंज यही है कि इतनी ज़्यादा पावर हो के आपको ज़्यादा देर उस पे फोकस ना रखना पड़े टारगेट पे, और आप तेजी से मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकें। अब हम आते हैं दोबारा उस बात पे, लाइट ब्लेड पे। जो लाइट ब्लेड का, जो दुनिया का पहला एयर डिफेंस सिस्टम लेजर बेस्ड समझा जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट में यूज हुआ, इसको इजरायली बॉर्डर पुलिस यूज करती है। और उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ आगे, कि इसकी डिजाइन जो हुआ ये 2010 से 15 के दरमियान हुआ। और जो कंपनी है डिजाइनर, ऑप्टी डिफेंस उसका नाम है। और मसला ये था उस टाइम फ्रेम में इसराइल को, अ, कि ये बैलून्स जो होते हैं, या और भी चीजें इससे मिलती जुलती, काइट्स हो गए, छोटी यूएवीज हो गई, ये गजा से इनकी तरफ आ रही थी। तो ये डिफेंस सिस्टम बेसिकली, इसका टारगेट जो था
वो ये वाले बैलून्स थे जो हीलियम बेस्ड बैलून हो सकते हैं, काइट्स हो गए, और छोटी यूएवीज और क्वाड कॉप्टर्स, जो खिलौना टाइप क्वाड कॉप्टर्स होते हैं। मतलब उन पे कोई जलने वाला मटेरियल फलस्तीनी जो है वो गिराते थे, फर्ज करें किसी खुले इलाके में, तो आग भड़क जाती थी, और इस तरह की आग से जो है वो नुकसान होता था इसराइल का। तो उस थ्रेट को सामने रखते हुए पहली दफा 2020 में इसको डिप्लॉय किया गया, और ये दुनिया का पहला लेजर एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी कि जो डिप्लॉयड। मेन मसला यही था कि सस्ता होने का। इसके अलावा इसमें जो रिसर्च हुई है उसमें जो इंजीनियर्स थे वो इसराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के हैं। बेन गुरियन इनके एक प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर इसराइल के, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और इजरायली पुलिस का महकमा इन्वॉल्व था, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट इसराइल की इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो उनका नाम है, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट है, इन सारों के इश्तराक से अ, इनका जो इजरायली बॉर्डर पुलिस का कमीशन था, अ, उसने जो है सिस्टम के पूरे इस प्रोसेस को देखा। और इट वाज ये पहली दफा 2019 में इसको ऑफिशियली बताया गया इसके बारे में। और उस टाइम इफेक्टिव रेंज जो है वो 2 किलोमीटर थी इसकी। और वही बात है कि अ, ये बयान हुआ है कि $50,000 जिस तरह आयरन डोम में खर्च होता है, तो लाइट ब्लेड में ये कहते हैं कि $3.5 खर्च होते हैं सिर्फ एक मिसाइल को गिराने में। तो अगस्त 2020 में पहली दफा डिप्लॉय किया गया इसको। और इनका ख्याल है कि इसने 100% इसका जो है ना वो इंटरसेप्शन का रेट है। लेकिन इसमें हुआ ये है कि हमास ने, क्योंकि बहुत ही कम रेंज है इसकी, तो बिल्कुल गजा स्ट्रिप के साथ उन्होंने इसको डिप्लॉय किया, तो 2 किलोमीटर। तो हमास ने थोड़ा दूर जाके, गजा स्ट्रिप में थोड़ा अंदर जाके दूर करके गुब्बारे छोड़ने शुरू कर दिए इस तरह से। लेकिन जो इनके सामने आए उसमें ये है कि ये कहते हैं कि 100% सक्सेस रेट था। तो आप इसे एक तरह का एक्सपेरिमेंटल सिस्टम ही कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिटेड रेंज की वजह से इसे बड़े पैमाने पे डिप्लॉय नहीं किया गया। इसके बाद इसकी, आप कह सकते हैं कि इससे नेक्स्ट और जो ज्यादा पावर वाला सिस्टम है उसे आयरन बीम कहते हैं। आयरन बीम जो है ये 2010 से 15 के दरमियान डेवलप किया। इसराइल की एक बड़ी ही बहुत बड़ी कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, उनका बना हुआ है ये। और ये सिंगापुर एयर शो में पहली दफा 11 फरवरी 2014 को दिखाया गया। इसका जो टारगेट है वो रॉकेट्स, छोटी रेंज के रॉकेट्स, आर्टिलरी के राउंड्स, तोपखाने के राउंड, मॉर्टर बम। और इसकी रेंज जो है वो अप टू 7 किलोमीटर है। और ये आयरन डोम के साथ मिलके काम करती है, क्योंकि आयरन डोम निस्बतन बड़े मिसाइलों को गिराने के लिए बनाया गया है। यूएवीज पे भी निशाना बनाया जा सकता है। और इसराइल का जो पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उनके साथ एक हिस्सा है उसका, फिफ्थ, आप कहें पांचवा, फिफ्थ एलिमेंट है उसका, पांचवा हिस्सा है। इसमें एक फाइबर लेजर यूज की जाती है, अ, और ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, यानी कि इसको अकेले काम कर सकता है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी आप इसे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर। और 2016 तक इसकी जो पावर थी वो किलोवाट्स में जो थी
यानी कि कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। 2020 में ये बताया गया कि 7 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यानी कि पावर बढ़ाई गई तभी रेंज इंक्रीज हुई। और ये मिसाइल, यूएवी, ड्रोन्स, मोटर शेल्स को और 5 4 सेकंड तक रखना पड़ता है इस लेजर को ना, मैं उस टारगेट के ऊपर, तब वो तबाह होता है। ये जो मैं पहले टाइम फ्रेम की बात कर रहा था। लेकिन उम्मीद है कि जब ये 100 किलोवाट तक पहुंचेगा तो उससे एक तो इसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। इसकी पावर जब 100 किलोवाट तक बढ़ाएंगे और ये 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो जाएगी। इसमें ट्विन हाई एनर्जी फाइबर ऑप्टिक लेजर्स इस्तेमाल होती हैं। और इसका फायदा, जिस तरह कि मैं पहले कह कह चुका हूँ कि अ, हर शॉट की जो प्राइस है वो बहुत कम होती है। रीलोडिंग का इतना इशू नहीं है। ऑपरेशनल कॉस्ट भी इतनी नहीं है, क्योंकि एक मिसाइल सिस्टम के साथ सपोर्ट व्हीकल्स भी होती हैं और बहुत सा जो, और मैन पावर भी इसमें कम लगती है। और अच्छी बात यह है कि जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप नॉर्मली इंटरसेप्शन में, एंटी मिसाइल सिस्टम में, उसका अपना मलबा भी गिरता है जमीन पे, तो इसका कोई मलबा नहीं है, अपना मलबा नहीं है। जिसको मार रहे हैं उसका मलबा तो जाहिर है कुछ ना कुछ गिरेगा, लेजर बिल्कुल को वेपराइज नहीं कर देती। लेकिन ये है कि इसका अपना कोई मलबा नहीं। बाकी इसके मसाइल वही हैं कि काफी सेकंड आपको रखना पड़ता है टारगेट के ऊपर। और ये है कि दुश्मन भी इकदामात कर सकता है, यानी कि रॉकेट्स को हीट रेजिस्टेंट किसी तरह से बना ले, तो आपको एनर्जी की बीम ज्यादा देर तक उस पर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये पावर तेजी से बढ़ाते हैं तो फिर ये आप कह लें कि रेस होती है, कितनी तेजी से हमास के रॉकेट जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं, या कितनी तेजी से ये लेजर की पावर जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ये हर तरह के उड़ने वाली चीजों के लिए इफेक्टिव हैं, क्योंकि जनरली जहाज हो गए, यूएवीज हो गए, ये कोई इतने सख्त लेजर के हिसाब से इतने कोई सख्त टारगेट नहीं होते। अ, बाकी लेजर में और भी मसाइल हैं। साफ धुंध के मौसम में, बारिश के मौसम में इतना अच्छा काम नहीं करेगी। साफ वेदर वाली चीज है जो लेजर है। इसलिए ये समझा जाता है कि ये लेजर्स जो हैं ये पूरी तरह से मिसाइल्स को जो हैं वो रिप्लेस नहीं करेंगी, लेकिन ऑपरेशन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि अच्छे मौसम में अगर ये पूरे तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं तो इतने मिसाइल आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी जो कॉस्ट है डिफेंस की वो बहुत कम हो जाएगी। जबकि मैं पहले जिस तरह बात कर रहा था कि अच्छा, अब इस केस में इतनी कम नहीं बताएगी, $2,000 तक भी बताएगी ये एक शॉट की। लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि 1 लाख और $1.5 लाख की निस्बत ये फिर भी कम है, जो कि दूसरे मिसाइल सिस्टम से उनको पड़ती है कॉस्ट जो है। इसकी फंडिंग जो है वो इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। और राफेल जो है वो इसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री के साथ मिलके इसकी रेंज भी बढ़ाना चाह रहा है। दिसंबर 2022 में राफेल और लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिकन कंपनी है, इन दोनों ने अपने जॉइंट, आप कह लें कि एफर्ट का ऐलान किया कि ताकि मिलके 300 किलोवाट तक की लेजर बनाई जा सके और एक से ज्यादा बीम यूज हो, ताकि जैसे ही आप टारगेट पे लेजर लेके जाएं वो फौरी तौर पे बर्न हो जाए, आपको उस पे रखनी ना पड़े रेज। ये इस केस में आपके 14 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट है। और अब राफेल के साथ अमेरिकन जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो भी ये शामिल हो गई है। और फंडिंग इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। आगे जाके बात होगी कि अब अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस फंडिंग में शामिल हो गई है।
इसका जो एक बैटरी होती है, यानी कि एक सिस्टम जो है उसमें एक एयर डिफेंस रडार होता है, एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होता है, और दो ये वाले हाई एनर्जी लेजर्स के सिस्टम होते हैं। और इसको बनाया ऐसे गया था कि ये मोबाइल हो और अलहदा से इस्तेमाल हो सके, लेकिन फिर ये अपने वेट और पावर कंसर्न की वजह से ये अब इतनी मोबाइल नहीं है, ये फिक्स भी लगाई जाती है। 100 किलोवाट की लेजर पे इनका ख्याल है कि 10 किलोमीटर तक ये रेंज कर देंगे इसकी। इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और राफेल ने अप्रैल 2022 में ऐलान किया कि इसने सक्सेसफुली, मतलब जो इन्होंने टेस्ट किए सक्सेसफुली, इसने ड्रोन्स, रॉकेट्स, मॉर्टर बम्स और एंटी टैंक मिसाइलों को गिराया है। और फरवरी 2022 में इसराइल ने कहा कि हम 1 साल में डिप्लॉय कर देंगे। बहरहाल ये हुई नहीं, आ, क्योंकि अक्टूबर 2022 में जो कंपनी है राफेल, उसने कहा कि 2 से 3 साल और लगेंगे कि 100 किलोवाट वाली हम लेजर को डिप्लॉय कर सकें। मई 2023 में जो राफेल कंपनी है उसने कहा कि अपनी नेवल आयरन बीम का उसने, मतलब एक तरह से ऐलान किया, ये भी 100 किलोवाट की होगी, ताकि जो शिप्स होती हैं नेवी की, उनको ड्रोन स्वार्म्स और एंटी शिप मिसाइलों से बचाया जा सके। इसके ऑपरेशनल होने में भी 4 से 5 साल लग जाते हैं। और ये इसराइल की नेवी के जो रैश रैशिफ क्लास कवर्टीज हैं, कॉर्वेट्स हैं, उन पर डिप्लॉय होगी। 2000 अक्टूबर 2023 में इसराइल ने कहा कि ये हम गजा स्ट्रिप के साथ जो है वो डिप्लॉय करेंगे। और कर्नल नीर वेन गोल्ड, जो इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, उसने तो जनवरी 2024 में कहा कि ये दोनों साथ साथ इस्तेमाल होंगे, आयरन बीम और आयरन डोम। और फिर हम देखेंगे कि लेजर इस्तेमाल करनी है या मिसाइल इस्तेमाल करना है। और ये 2025 के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा सिस्टम। मतलब अगर मौसम ठीक है तो वो पैसे बचाने के लिए लेजर ही इस्तेमाल करेंगे, वरना मिसाइल यूज करेंगे। और दोनों कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिरी इसकी खबर यही है कि बाय द एंड ऑफ 2025, जो आखिरी इनकी स्टेटमेंट है। तो अभी आयरन बीम तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। और इसकी वजह से अब अमेरिकी कंपनियों का या गवर्नमेंट का इसमें शामिल होने की वजह यह है कि अमेरिका का लेजर्स को अपने सिस्टम्स में, मिलिट्री में इंट्रोड्यूस करना फास्ट हो जाएगा जब दोनों मिलके कोलैबोरेशन में काम करेंगे। अ, आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर। बाय।